जी सर। ठीक है। चल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखें, हमारे पास होता यह है कि जो पेपर नंबर 2 आता है ना, वो दो वेरिएंट्स में आता है। और आपका जो स्पेसिमेन पेपर हमारे पास लास्ट आया हुआ है ना, स्पेसिमेन पेपर का आइडिया अगर आपको नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। स्पेसिमेन पेपर वो होता है कि जब आपका चेंज होता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न जब चेंज होता है ना हमारे पास, तो हमारे पास एक स्पेसिमेन पेपर आता है जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि एक मॉडल पेपर आता है। मॉडल पेपर, जस्ट टू शो यू के अब जो आपका एग्जाम होगा वो किस तरह का हो सकता है। तो वो हमारे पास आया है 2023 के अंदर। यानी कि 2023 के जो समर्स में बच्चे अपेयर हुए हैं मई जून के अंदर, उनके पास पहली दफा वो पेपर आया है कि जिसके अंदर हमारे पास एक चीज मिसिंग हो गई। और वो थी हमारे पास एक प्री रिलीज मटेरियल। वो मिस हो गया। कैम्ब्रिज वालों ने फैसला किया कि अब हम प्री रिलीज मटेरियल नहीं देंगे। प्री रिलीज मटेरियल बेसिकली कैम्ब्रिज की तरफ से एक फाइल आती थी जिसके अंदर एक सिनेरियो डिस्कस किया हुआ होता था। और वो सिनेरियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे जो टीचर उनको एग्जाम क्लास में एग्जाम से पहले करवाता था। यानी वो टीचर्स के पास पहले से वो फाइल पहुंच जाती थी। तो उससे बड़ा इजी हो जाता था कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, उससे रिलेटेड ही आपने क्लास में कुछ ना कुछ किया हुआ होता था तैयारी के तौर पे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो है बच्चों को डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, उनको एसेस करेंगे कि जो उनकी नॉलेज है ऑफ द सूडो कोड, ऑफ द डेटाबेसेस, ऑफ द फ्लो चार्ट, ऑफ द स्ट्रक्चर डायग्राम्स, कि वो कितनी स्ट्रांग है कि डायरेक्टली एक हम उनको एग्जाम में बैठते ही एक सूडो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे जो कि अल्टीमेटली 15 मार्क्स का होगा। एंड दिस इज द अ वेरी हाई मार्किंग क्वेश्चन इन साइंस सब्जेक्ट्स। आपको पता है कि साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर 15 नंबर का सवाल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने की जो है वो एक इनोवेटिव चीज आ गई एग्जाम के अंदर। और ये हमारे पास 2023 से आया। अब आप समझें कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। मैं करवाना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग जो सॉल्विंग की तरफ अगर जाएं ना, हम लोग क्या करें। हम लोग 2023 का समर्स देखेंगे। समर्स के जो P2 होंगे हमारे पास, उनके दो वेरिएंट्स होंगे। एक वेरिएंट 1 होगा, एक 2 होगा। फिर इसी तरह हमारे पास 2023 के विंटर्स में आ जाओ, अक्टूबर नवंबर में उसका P2 उठा लो, उसके अंदर भी वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 होगा। फिर 2024 समर्स में आ जाओ। सही है ना भाई। P2 आ जाओ, इसमें भी यही दो वेरिएंट्स होंगे। फिर 2024 का जो लास्ट अभी हमारे पास विंटर्स आया है, उसके P2 के अंदर भी वेरिएंट 1 और 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर्स टू सॉल्व। क्योंकि भाई वेरिएंट से कुछ भी नहीं होता। हर वेरिएंट के अंदर इंफॉर्मेशन तो उन्हीं में से ही, टॉपिक से ही एसेस की जा रही होती है कि जो हम लोग पढ़ के जा चुके हुए होते हैं। तो अगर 8 पेपर हमारे पास हैं जो कि क्या कहलाते हैं भाई, ईयरलीज कहलाते हैं हमारे पास। 8 ईयरलीज सर अगर हमारे पास हैं। जी बेटा, कोई सवाल पूछते हैं बीच में? सर जी। हमारे पास तीन वेरिएंट्स नहीं है। थर्ड वेरिएंट एक साल में आया है। इस दौरान में 2023 से 2024 के बीच में एक दफा आया है वेरिएंट 3। लेकिन अगर उस आप वेबसाइट पे जाके देखें ना, तो उसमें वेरिएंट 1 गायब हुआ हुआ है। उन्होंने 2 और 3 करके दिया है। अब आई डोंट नो के बीच में उनका क्या इश्यूज थे। कभी कभी जोनल इश्यूज में ये आता है कि कोई पेपर लीक होने की कोई न्यूज आती है, तो वो कहते हैं कि भाई हमने एक नया वेरिएंट बना दिया। क्योंकि हमेशा कैम्ब्रिज 3 से 4 वेरिएंट्स रखता है अपने पास बैकअप पे। और वजह यही होती है कि लेट सपोज इन एनी केस इफ द पेपर पेपर गॉट लीक्ड, तो उसका हमारे पास एक बैकअप, एक नया पेपर फौरन से होना चाहिए। और मार्किंग स्कीम भी उनके पास फर्स्ट हैंड में ही सारी रेडी होती हैं। तो 3 वेरिएंट्स वैसे नहीं होते, दो ही होते हैं। इन सम केसेस थर्ड वेरिएंट जो है वो आता है किसी वजह से। तो अ, हम लोग जो है अपने जो डिस्कशंस करेंगे, अपने ईयरलीज को सॉल्व करेंगे। देखें, ईयरलीज को सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज टॉपिकल जब हम चलते हैं ना, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ होता है कि जिसमें हमें ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज हम एक ही टॉपिक को लेके उसके रिलेटेड सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं।
जबकि ईयरलीज में इसका बिल्कुल उलट होता है। ईयरलीज में क्या होता है कि वी हैव सो मच टॉपिक्स टू डिस्कस, और वो एक ही पेपर में डिस्कस हो रहे होते हैं। उसमें हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग का बहुत बड़ा सेशन होता है हमारे अपने आप से, कि भाई हमें वो चीजें सारी एक साथ याद हैं या नहीं है। तो हमेशा जो गुड प्रैक्टिस कहलाई गई है वो यही है कि भाई यू शुड सॉल्व ईयरलीज, नॉट द टॉपिकल्स। क्योंकि उससे आप अपने आप को सही से एसेस कर सकते हैं कि क्या मुझे एक ही टाइम में वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे जहन में रह सकती है या नहीं रह सकती। तो बहरहाल आई गेस सो कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए हमारे काफ़ी है। और दूसरी बात ये है कि भाई इस सेशन को मैंने टोटली तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और तो इसमें बस करना आपने ये है कि भाई जितने भी लोग आपके जान पहचान के हैं उनको आप लेके आएँ, और फ्री में जाहिर सी बात है कि कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट अगर आप कोई चीज़ रह रही है तो हम विद इन द पेपर भी जो टॉपिक्स चल रहे होंगे अगर उसमें भी आप लोगों को कोई सवाल होगा तो हम उसको भी डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, ताकि कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो वो भी साथ साथ क्लियर होती चली जाए। बहरहाल, तो जहां से हमारा स्टार्ट हुआ है स्पेसिमेन पेपर के बाद से फर्स्ट ईयर 2023, हम वहां से आज स्टार्ट लेंगे अपने सेशन का। और उसका P2 हम देखना शुरू करेंगे कि क्या वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी। तो हम अपना वाला वेरिएंट खोलते हैं। सर, हम जी कुछ सिर्फ कह P2 करेंगे या P1? देखें, पहले हम P2 करेंगे। उसकी वजह यह है कि P1 वैसे मैंने तकरीबन सारी जगहों पे एज अ होमवर्क के तौर पे बच्चों को कहा हुआ है कि यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग P1, बिकॉज P1 इज मोर रिक्वायर, मतलब ज्यादा रिक्वायर करता है आपकी मेमोराइजेशन को, कि जितनी अच्छी आपकी मेमोराइजेशन है, यू नो द थिंग्स, यू हैव मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपका ज्यादा चांस होता है कि आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन P2 is more conceptual as compared to P1, so we should be focusing on P2 first। हाँ, हमारे पास जितना भी टाइम वैकेंट बचेगा इस P2 को सॉल्व करने के बाद तो भाई P1 ही सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन P1 आप लोग अपने घरों पे सॉल्व करें। इसकी मैंने कोशिश की है कि मैं डेली एक क्लास जो है वो कंडक्ट कर लूँ हमारे पेपर्स को P2 को सॉल्व करने की। और इससे होगा फायदा ये कि अगर हम लेट सपोज हम 15 दिन का टाइम भी ले लें या 20 दिन का टाइम भी ले लें, तो हमारे ये 8 ईयरलीज अगर सॉल्व हो जाते हैं तो दैट्स अ बिग माइलस्टोन। 8 ईयरली सॉल्व हो जाना इज द बिग माइलस्टोन। इससे आपको बहुत सारे सवालों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सही है। तो ठीक है भाई, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सबसे पहले अपने पेपर की तरफ चलते हैं कि हमने आज क्या सॉल्व करना है, और उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, मुझे 1 मिनट बस आप देंगे, मैं जल्दी से पेपर डाउनलोड कर लूँ। हाँ, एक इशू मेरे साथ और रहेगा, और इन एनी केस अगर आप लोग मुझे इसमें थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी अप्रिसिएटेड। मेरे पास जो जूम है वो पेड वर्जन नहीं है, इट्स द बेसिक वर्जन। तो यहाँ पे लिमिटेशन ये आती है कि हर 40 मिनट्स के बाद जो है वो सेशन ब्रेक हो जाता है, और हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है। तो इफ इन एनी केस आपके तो किसी के सर आप पास भी मीट पे कर लो, मीट। मीट पे भी वी हैव 50 मिनट्स और 55 मिनट्स मैक्सिमम। लेकिन मीट का एक इशू ये आता है कि मीट की जो रिकॉर्डिंग है इट्स वेरी पैथेटिक, और मैं नहीं चाहता कि अगर हम अपने ग्रुप में अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करें तो वो इतनी घटिया क्वालिटी में हो कि वो बच्चे को देख के समझ ही ना आएगा भाई क्या हुआ हुआ है। तो रिज्यूम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकॉर्डिंग हमें फीचर मिल जाता है, और आई थिंक आई शुड गो विथ जूम। और अगर किसी के पास भी एक अकाउंट है जूम का तो काइंडली मुझे बता दे, ताकि हम उसको उस बारे में भी कुछ सोचें। अच्छा, 2023 क्वेश्चन पेपर बेटा माइक अपना म्यूट कर दीजिएगा, मैं जब बोलूंगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात भी करूंगा। अभी फिलहाल अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। ओके,
क्या आपको पेपर वाली फाइल दिखाई दे रही है भाई? बताएं जरा मुझे कोई एक बच्चा। जी। जी। ठीक है। ओके। बेटा बाकी सारे लोग भी हमारे साथ ही हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि बस ज्वाइन किया हुआ है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लोग बाद में ऐसा ना हो कि बीच में आप बोले यार समझ नहीं आ रहा। तो काइंडली साथ रहें। और कोई भी बात हो तो मुझसे माइक अनम्यूट करके पूछना। चैट अभी मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देख सकता अभी। तो मुझसे माइक अनम्यूट करके पूछ लेना। ओके। सर सो हम सारी चीज़ें 2024 से कर सकते हैं। 2024 तक जा ही रहे हैं बस हम लोग। तकरीबन 2 पेपर्स होंगे, उसके बाद 2024 आ जाएगा हमारे पास। सही है। और लाजमी नहीं आएगा, यानी इसमें कोई वो नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लाजमी आएगा। हमने लाजमी तौर पे करना है इसको लाइक सॉल्व। उससे शुरू कर सकते हैं। बस एक पैटर्न मैंने डिसाइड किया हुआ था 2023 से करने का, तो मैंने सारी तैयारी भी उस हिसाब से करके रखी हुई है, और आप लोगों के हिसाब से भी वर्कशीट्स का जो भी मामला है वो उसी हिसाब से किया हुआ है। तो बस इसमें कोई खासी वो नहीं है, रॉकेट साइंस करते हैं इंशाल्लाह, 2024 भी करते हैं। ठीक है। चलो। अब हमारे पास देखें, हमारे पास जो पहला पेपर हमारे पास आया वो हमारे जोन में जो लिया गया, एसएस किया गया, कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2। यहाँ पे कुछ भी खासा डिस्कस करने का नहीं है, सब कुछ आपको पता है, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नेम, हर चीज आपको पता है। बस यहाँ पे एक चीज ये है कि भाई ये देखो, आंसर ऑल क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, अनलाइक एनी अदर पेपर लाइक पीएसटी, उर्दू, इस्लामियात के, जहाँ पे आपको चॉइसेस मिलती थी। साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में आपको चॉइस नहीं मिलती। और 75 मार्क्स फॉर ईच P1 एंड P2। तो कुल मिला के आपके पास 150 नंबर बनते हैं। ठीक है भाई। अब आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे, पेपर की डिस्कशन पे। ओके। ये देखें भाई, सबसे पहले इन्होंने चैप्टर नंबर 7 से सवाल दिया है। टेक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पीडीएलसी का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद हो, चैप्टर नंबर 7 के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था। तो भाई उसका ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो बच्चों कोई बताएगा कि क्या होती है भाई? कोई एक हम बच्चा लोग बता को दे। हमारा प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसकी प्री प्लानिंग और उसकी टेस्टिंग वगैरह सब इसमें इंक्लूड होती है। हाँ, लेकिन इसमें से एक कोई टिक करना है हमने कि कौन सा फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें से। कोई और ए। बता दे। एनालिसिस। ए मैं है। बस ठीक एनालिसिस। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एनालिसिस। ऑल राइट। फोर लॉजिक गेट्स एंड 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर लॉजिक गेट्स आर शोन। और सिंपल है केस में, जस्ट हमने ये बताना है कि कौन सा पिक्चर जो है, जो पिक्टोरियल वो बना हुआ है, वो कौन से उससे मैच हो रहा है। यहाँ पे हमने 5 दिए हुए हैं, जो डायग्राम्स बनी हुई है 5 हैं, यहाँ पे 4 हैं, इसका मतलब है कि एक कोई स्किप होगा। और चलें, एंड वाला जो है, अब वो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है कि भाई वो सिंबल ये वाला है। थर्ड ठीक है। वाला। हाँ बिल्कुल। और वाला जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाला है। अ, सही है। नैंड वाला कौन सा है भाई? जी। लास्ट वाला। लास्ट वाला नैंड वाला है। सही है। और नॉट कौन सा है? और नॉट सेकंड वाला। सेकंड वाला नॉट। ठीक हो गया। सही है। तो बहुत ही सिंपल है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर उनके नंबर चेक करें तो 4 मार्क्स आपको देके जा रहे हैं। और ये आप, इसमें कोई भी इतनी खासी कोई चीज नहीं है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट वेज दैट द डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी प्रेजेंटेड। कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, वो कितने तरीकों से प्रेजेंट की जा सकती है, एज पर जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 7 हमने डिस्कस किया था। क्या आप लोगों को याद है वो, कि क्या चीजें थी जिसमें हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं? जी, बताएं भाई कोई। एब्स्ट्रैक्शन, डीकम्पोजिशन एंड कोडिंग वगैरह, या जो अपनी। नहीं 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 नहीं, हम एक प्रॉब्लम देखें, जो जो एग्जाम में भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी ना, अभी आगे आ रही हैं जो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जैसे ये प्रॉब्लम है, ये किस में दी हुई है बताओ? इट्स अ कोड। सूडो कोड। सूडो कोड ना, सही है, सूडो कोड में दी हुई है ना। तो सूडो कोड के अलावा भी 2 मेथड्स हैं जिसमें हम एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं। याद है? फ्लो फ्लो चार्ट। चार्ट, स्ट्रक्चरल डायग्राम। हाँ, जबरदस्त। तो भाई एक हमारे पास है स्ट्रक्चर डायग्राम, या इसको स्ट्रक्चर चार्ट भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो हम एक पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड।
थर्ड हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है सूडो कोड। जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा हमने यही पढ़ा है। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास ही आ गई और इसके भी हमें 3 नंबर्स अलॉट हो गए। अगेन जबरदस्त बात है भाई, 3 नंबर मिल रहे हैं। आ जाओ आगे। A programmer needs to make sure the value input for a measurement meets the following rules। कह रहे हैं कि भाई एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम बनाया है और उसने कोशिश की है कि ये तीनों चीजें लाजमी मीट होनी चाहिए, इसके बगैर उसका प्रोग्राम सही नहीं होगा। कह रहे हैं कि देखो, सबसे रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले क्या है। रिक्वायरमेंट 1 हमारे पास है द वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर। सही है। रिक्वायरमेंट 2 हमारे पास है अ वैल्यू इज ऑलवेज इनपुट। रिक्वायरमेंट 3 हमारे पास है अब द वैल्यू इज लेस देन 1000। अब मुझे बताओ कि हमने 7.4 में मेरे ख्याल से पढ़ा था वैलिडेशन, नहीं 7.5 था वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, याद है? उसके अंदर हम लोगों ने कुछ चेक्स पढ़े थे, याद है? रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक। अब वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द वैलिडेशन चेक्स दैट द प्रोग्रामर वुड नीड टू यूज। कौन कौन से चेक्स जो है वो प्रोग्रामर यहाँ पे यूज करेगा, बताओ। और वजह भी बताना साथ में कि ये चेक क्यों यूज होगा। रेंज वाला क्योंकि इसमें एक रेंज दी हुई है कि लेस होना चाहिए 1000 से। अच्छा, ठीक है, और बोलें पहले। सर फॉर्मेट चेक भी यूज होगा ना, क्योंकि द वैल्यू इज सपोज टू बी ओनली अ पॉजिटिव नंबर। फॉर्मेट चेक, ठीक है, सुन लिया, सही है भाई। और कोई है? जी फरहीन कुछ कहेंगी इस बारे में? फरहीन है, खिजरा है, याहया भी है हमारे साथ, सफान पता नहीं कहाँ चले गए। जी सर अगर और हम टाइप चेक सर लगा सकते हैं इसमें। जी जी बोलें बोलें एक। जी फरहीन आप पहले बोल लें, खिजरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी फरहीन क्या कह रही हैं? नहीं सर, नेवर माइंड। ओके खिजरा जी बोलें। सर मैं कह रही थी अगर हम ऐसी रेंज लगाएं 0 और 1000 के अंदर तो वो पॉजिटिव हम्म, भी होगा नंबर और 1000 से कम भी हो जाएगा। ठीक है, चलें, सबकी बातें अपनी जगह सही है। अब बात बिल्कुल सही है कि रेंज जो चेक्स हैं हमारे पास वो इतने लिमिटेड हैं कि जाहिर बात है उनमें से ही कोई ना कोई तो लग ही रहा होगा। अगर इसमें कोई तुक्का भी मारना चाहे ना, वो बोले कि रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, टाइप चेक, लेंथ चेक, तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि सारे ही चेक लग सकते हैं, लेकिन अब वजह बतानी है। जो सेकंड सही है, जो अब देखो, सेकंड वाले ना उसमें हम लोग टाइप भी लगा सकते हैं और प्रेजेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं पहले लगाऊंगा रेंज चेक। अच्छा वैसे इसमें ना डिफाइन नहीं करना कि हमें क्यों रेंज चेक यूज करना है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है ना, उसमें सारे चेक्स भी कभी कभी यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें हमें बहुत लॉजिकली काम करना होता है कि हम कोई चेक यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि क्यों है। किचन में से आवाज आ रही है। सॉरी, कुछ कह रही हैं? अच्छा देखो, रेंज चेक हमने क्यों बताना है, पता है क्यों बताना है हमने? कि भाई एक पॉजिटिव, रिक्वायरमेंट 1 जो है ना, द वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर, उसके लिए हमें रेंज चेक चाहिए। क्यों? कि अगर एक रेंज लगाई है हमने कि भाई मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है नंबर, नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड नंबर इज लेस देन 1000। अब आप देखो, रेंज चेक के थ्रू हमने एक नंबर को पॉजिटिव भी कर दिया और चाहो तो हमने उसमें एक 1000 से भी कंपैरेटिवली हमने उसको लेस कर दिया। सही है, तो रेंज चेक बेसिकली पॉजिटिविटी ऑफ द नंबर बताने के लिए भी यूज हो सकती है कि भाई अ नंबर, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन डेफिनेटली दैट नंबर इज पॉजिटिव। सही है। दूसरा आते हैं, हम लोग यूज करेंगे भाई प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक रिक्वायरमेंट 2 को बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि अ वैल्यू इज ऑलवेज इनपुट, वो वैकेंट नहीं जाने देगा उस डायरेक्टरी को कि जहां पे एक वैल्यू ने हमेशा होना है, तो प्रेजेंस चेक वहां पे काउंट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास जो आएगा वो आएगा कि भाई लेंथ चेक। देखो मैं बताता हूँ लेंथ चेक क्यों यूज होगा। लेंथ चेक इसलिए यूज होगा, लेंथ ये डिफाइन करता है कि हाउ मैनी डिजिट्स शुड बी देयर। अब मिसाल के तौर पे जब मैं लेंथ चेक के अंदर एक रेंज बना दूंगा कि भाई 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो 3 डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि 999 तक तो जाएगी वैल्यू,
लेकिन अगर वैल्यू 1000 आएगी तो वो उसको क्रॉस कर देगा, यानी दैट विल बी अ रेड फ्लैग, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यहां तक एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो लेंथ चेक हमारे लिए ये फायदा कर देगी कि भाई 3 डिजिट्स तक हमने लेंथ लगा दी। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि टाइप चेक या कैरेक्टर चेक मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी प्रेजेंस की जगह पे यूज कर सकता है, लेकिन जब एक हमारे पास प्रेजेंस चेक है तो हमें जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। फिर सही है ना, अपने आप को थोड़ा सा इजी रखें इस चीज में। आ जाओ आगे चलो। बेटा अगर किसी भी सवाल तक कोई इशू रह रहा हो ना, तो मुझे फौरन बता देना कि भाई यहाँ पे इशू है, तो मैं वहीं रुक के पहले वो सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सर पार्ट बी पे आते अगर हैं हम जी। अगर जी हम जी, लेंथ चेक नहीं लगाएंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा ना? देखें लेंथ चेक हमने अगर नहीं लगाना ना मिसाल के तौर पे, तो फिर हमें रेंज चेक के अंदर ही एंड का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, जो दो तरह की कंडीशंस को एट अ टाइम ट्रू कर रहा होगा, तो फिर हम रेंज चेक यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने 3 पॉइंटर्स लिखने हैं ना, क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल है, तो आप रेंज, प्रेजेंस और लेंथ तीनों को लिखें, तो आपको 3 पॉइंटर्स मिलने में कोई भी हर्डल नहीं आएगा बीच में। वरना फिर ओके। एग्जामिनर के ऊपर है कि भाई ठीक है, अगर उसको लगता है कि आपने सही लिखा है तो आपको सही कर देगा, सर, नहीं लगता तो नहीं करेगा। जी, हम रेंज चेक की जगह फॉर्मेट चेक नहीं लगा सकते? फॉर्मेट चेक लगा सकते हैं। नहीं, फॉर्मेट चेक नहीं, फॉर्मेट चेक तब होता है कि जब हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देना होता है। मिसाल के तौर पे हमें ये देना होता है, जैसे कि हमें एक व्हीकल नंबर है, यानी कि ABC-123, सो दैट्स अ फॉर्मेट, कि भाई एक खास फॉर्मेट है कि जिसपे एक चीज को इनपुट करवाना है। यहाँ पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट देखे नहीं लिखी हुई कि कोई खास फॉर्मेट है, कोई ISBN नंबर है, या कोई मॉड्यूलो का नंबर है, या कोई व्हीकल का नंबर है, या कोई बुक नंबर है, मतलब ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वजह से फॉर्मेट चेक हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सही है, ठीक है, ओके सर। तो इसमें ओके। प्रेजेंस चेक कैसे? प्रेजेंस चेक इसलिए है इसके अंदर क्योंकि प्रेजेंस चेक का क्या काम है, प्रेजेंस चेक का काम बेसिक यही है कि वो ये देखता है कि वहां पे डाटा एंटर हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वहां पे वो एरर शो कर देता है आपको। मिसाल के तौर पे जैसे हम गूगल फॉर्म्स कभी फिल करते हैं ना, तो एक स्टैरिक, रेड स्टैरिक वाली एक फील्ड बनी हुई आ रही थी जिसपे लिखा होता है रिक्वायर्ड फील्ड, कि वो लाजमी तौर पे उसमें डाटा एंटर करना है, नहीं करोगे तो वो आगे नेक्स्ट पेज तक नहीं लेके जाता हमें। सही है। तो प्रेजेंस चेक यही वाला काम करता है कि भाई अ वैल्यू इज ऑलवेज इनपुट, जो R2 मैंने रिक्वायरमेंट 2 बनाई है ना, तो वैल्यू इज ऑलवेज इनपुट का मतलब ही यही है कि वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए कोई वैल्यू। तो दैट्स द प्रेजेंस चेक डूइंग द वर्क फॉर यू। क्या ये बात सही है? जी बेटा, सही है, जी। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोग्रामर नीड्स एडिटिंग टू इंक्लूड अ डबल एंट्री चेक फॉर द वैल्यू इनपुट। अच्छा, स्टेट व्हाई दिस चेक नीड्स टू बी इंक्लूडेड। कह रहे हैं कि भाई एक प्रोग्रामर ने सोचा कि मैं एक डबल एंट्री चेक करता हूँ फॉर द वैल्यू इनपुट, जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम कहीं पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो एक दफा पासवर्ड हम लोग एंटर करते हैं, तो वो हमसे दोबारा कहता है कि री एंटर योर पासवर्ड, जस्ट टू मेक श्योर कि बोथ द पासवर्ड मैच, कि हमसे कोई ह्यूमन एरर ना हुआ हो। वो कह रहे हैं कि स्टेट व्हाई दिस चेक नीड्स टू बी इंक्लूडेड, 1 नंबर का सवाल है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? टू बी एक्यूरेट। टू बी एक्यूरेट लिख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक करें तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि फॉर वेरिफिकेशन, या हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक सिंपल सेंटेंस ही लिखना है पूरा, तो हम ये लिख सकते हैं टू मेक श्योर नो चेंजेस आर मेड ड्यूरिंग डेटा एंट्री। ये बात सही है। अगर सिंपल एक सेंटेंस लिखना है तो ये लिख दो, अगर स्पेसिफिक करना है तो वेरिफिकेशन लिख दो, टू वेरीफाई द डाटा एज अ वेरिफिकेशन चेक लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। 1 नंबर का सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे। द इनपुट वैल्यू नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल मेजरमेंट। कह रहे हैं कि जो वैल्यू इनपुट की गई है यूजर की तरफ से ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करना है जिसका नाम है measurement. Write pseudocode to perform the double entry check until a successful input is made. अब पहले सवाल समझो,
और सवाल समझने से पहले 1 मिनट जरा इंतजार करो, मैं अपना ये टैबलेट शरीफ जो है ये चार्ज पे जरा लगा दूं, वरना बंद हो जाएगा। 1 मिनट है। ओके बच्चों, तो आई एम बैक। हाँ भाई, कह रहे हैं कि एक मेजरमेंट का नाम का एक वेरिएबल लिया है प्रोग्रामर ने, जिसमें उसने वैल्यू इनपुट करवाई है यूजर से, और इसी वैल्यू को उसने जो है वो डबल एंट्री चेक मेथड से निकालना है। अब आप मुझे पहले ये बताएं कि ये सवाल पढ़ के आपको सवाल समझ में आया कि करना क्या है? बताओ जरा, कोई बच्चा बोलो। हाँ भाई बच्चों, गायब कहाँ हो जाते हो अचानक से यार तुम लोग, बोलो कुछ। जी किंजा बोलें, कोई लाइबा है, किंजा है जी सर। कुछ। जी बताएं, सवाल पढ़ के समझ में आया कि सवाल कह क्या रहा है हमसे, या नहीं आया? डबल एंट्री चेक लगाना है, लेकिन उसको स्टोर करना है मेजरमेंट में, ठीक है। जिसकी अच्छा चलें वैल्यूज होंगी। चलें चलें, मान लें कि अभी हमने मेजरमेंट को छोड़ दिया, अभी हमने सवाल को छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सवाल कह क्या रहा है, करना क्या है? हाँ, डबल एंट्री चेक लगाना है। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको डबल एंट्री चेक लगाना है। जैसे फॉर तो एग्जांपल हम आप सूडो पासवर्ड कोड पे में ये लिख रहे काम हो। कैसे कर सकते हैं? नहीं आता। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, आपने पहले ही बता दी। सही। मैं ये कह रहा हूं इस सवाल को पहले छोड़ो, मिसाल ले लो कि एक यूजर ने एक वेरिएबल लिया है पासवर्ड के लिए, पास नाम का। सही है। और एक और वेरिएबल उसने लिया है मिसाल के तौर पे करेक्ट पासवर्ड के लिए, और उसको उसने नाम दे दिया उस वेरिएबल को करेक्ट पास, लेट सपोज। सही है। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक करेक्ट पासवर्ड, या मिसाल के तौर पे चलो करेक्ट पासवर्ड कैसे पता होगा उसको, पासवर्ड और एक ले लिया री पासवर्ड। सही। अब उसने यूजर को कहा कि एक काम करो यार, तुम पहले पासवर्ड एंटर करो। यूजर ने कोई भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया। लेट सपोज यूजर ने बोला कि भाई मेरा जो पासवर्ड है वो है ABC123। सही। हमने उसको बोला कि दोबारा एंटर करो, री एंट्री मांगी हमने उसकी। उसने लिखा कि भाई ABC123, मिसाल के तौर पर। अब कंडीशन समझो इस सवाल की, वो ये कह रही है, कंडीशन ये कह रही है कि अगर इफ पास इक्वल हो जाए री पास पे, दोबारा जो पासवर्ड एंटर किया उसके, तो मिसाल के तौर पे लॉगिन क्या हो जाएगा हमारे पास, सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बात समझ में आई है जो मैंने अभी बोली है, कि मैंने क्या बोला है अभी? देखो, जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है ना डबल एंट्री चेक का, तो उसमें हमेशा याद रखना वी नीड टू हैव टू इनपुट्स ऑफ द सेम थिंग। दो इनपुट होंगे, सेम इनपुट होंगे, लेकिन दो अलग वेरिएबल्स में होंगे, और इन द एंड हम उन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे होंगे कि क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं। सही है। और हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो लूप्स चलते हैं ना बेटा, उसमें हमारे पास दो तरह के लूप्स चलते हैं। एक हमारे पास होता है, आप लोग तो खैर माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता ही होगा आप लोगों को। एक लूप हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं काउंट कंट्रोल्ड लूप, है ना भाई? जो कौन सा लूप होता है भाई? फॉर टू नेक्स्ट, पता ही है सब और बच्चों टू को। नेक्स्ट। सही है। एक हमारे पास होता है कंडीशनल कंडीशनल लूप। लूप। सही है भाई, बिल्कुल सही है। डू व्हाइल जो, और रिपीट अंटिल। हाँ, लेकिन दोनों अगर कंडीशनल लूप हैं तो भाई दोनों में भी तो कोई फर्क होगा ना फिर। वो क्या फर्क है, ये कौन एक बताएगा? प्री कंडीशन होता है, एक पोस्ट कंडीशन होता है। क्या होता है? एक प्री प्री कंडीशन कंडीशन। होता है और एक पोस्ट कंडीशन होता जबरदस्त भाई, है। ये तो व्हाइल डू बहुत में ही आप पहले कंडीशन दे देते हो, और रिपीट अंटिल में आप अंटिल पे कंडीशन देते जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही सही बात हो गई। प्री कंडीशनल होता है ये, और ये पोस्ट कंडीशनल होता है।
ये तो बिल्कुल सही बात होगी। और एक बिल्कुल सही बात ये भी हो गई है कि हमारी क्लास खत्म होने में 3 मिनट बाकी हैं, ये वाली, मतलब एक सेशन खत्म होने में, सही है। उसके बाद 10 मिनट वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को, और फिर मैं फौरन से लिंक भेजूंगा, फौरन से ज्वाइन कर लेना, लेट नहीं करना, सही है। 10 मिनट कहीं नहीं जाना, भागना नहीं कहीं, ड्रामा नहीं चला के बैठ जाना कोई भी, सही है। वहीं रहना, 10 मिनट में लिंक आ जाएगी, पानी वानी पी लेना, और फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ और बीच में फौरन से मेरी आवाज़ चली जाए तो भाई मेरी लाइट नहीं गई है, बल्कि सेशन का टाइम खत्म हो गया है, याद रखना इस बात को। ओके। तो अब हमने क्या करना है कि देखो, जब हमें एक दफा इनपुट चाहिए होता है ना, एटलीस्ट वी नीड टू हैव वन वैल्यू एज एन इनपुट, तो हम रिपीट अंटिल पे जाते हैं, है ना। रिपीट अंटिल पे इसलिए जाते हैं कि रिपीट क्या करता है, एक दफा यूजर का इनपुट ले लेता है, उसके बाद कंडीशन लास्ट में चेक करता है कि क्या वो कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही होती है या नहीं हो रही होती है, जो भी होता है उसके हिसाब से या तो वो रिपीट होगा या नहीं होगा। वाइल का मसला ये है कि वाइल कहता है कि भाई पहले ही इनपुट चाहिए, उसी पे जज करूंगा पहले कंडीशन को, फिर आगे लूप चलाऊंगा, सही है। लेकिन देखा यह जा सकता है कि भाई कोई भी प्रोग्राम हम दोनों लूप्स के थ्रू कर सकते हैं विद अ वेरी स्लाइट ऑल्टरेशन, कर सकते हैं। वो उसकी एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही है। लेकिन इजी ये वे होता है कि भाई आप रिपीट अंटिल पे चले जाओ अगर कोई इस तरह की कंडीशन बन रही है। अब चलो, बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो बेटा तो मुझे जल्दी से बता दे, ताकि फिर मैं आगे बात करूँ अपनी। मुझे तो लग रहा था 1-1.5 घंटे में हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है मुझे। बहरहाल, सर मुझे ये बात बता दें कि हाँ रिपीट अंटिल में वाइल वाली लूप में एक इनपुट का होता है कि एक में इनपुट आप पहले लेते हैं और एक में इनपुट आप लूप के अंदर लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली, समझा दें। बिल्कुल 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 ऐसे ही लेते हैं। इस प्रोग्राम के बाद समझाता हूँ, ठीक है, इस प्रोग्राम के बाद। चलो, हमने किया रिपीट। अब देखो, जब आपको कोई डायरेक्ट प्रोग्राम सॉल्व करने बोलते हैं ना कि भाई कौन सा वो डबल एंट्री चेक कैसे करेगा, तो कभी भी वो वाले पार्ट मत करने लग जाना कि डिक्लेरेशन कर रहा हूं मैं तो इनपुट यूजर से पहले कलेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई छोड़ दो, बस डायरेक्ट वहां से शुरू करो जहां से असल काम शुरू हो रहा है। इंडेंटेशन का ख्याल करना, लाजमी तौर पे अपर केस में लिखने हैं सारे कीवर्ड, सारे फंक्शंस के नाम, भूलना नहीं है। कोई भी मार्किंग स्कीम उठा के देख लो भाई, यही तरीका है। अब आप लोग कोई लोअर केस में लिखे हुए होते हैं, गलत है, सही है। एग्जामिनर उस पर नंबर काट सकता जरूर है, अगर ना काटे उसकी मर्जी है, लेकिन काट जरूर सकता है नंबर। इंडेंटेशन दो स्पेसेस की देके उसके बाद हम लिखेंगे आउटपुट रिपीट के अंदर, सही है। उसके अंदर हम मेंशन करेंगे, यूजर को एक प्रॉम्प्ट देंगे, हम कहेंगे भाई मिसाल के तौर पे हम कहेंगे प्लीज एंटर मेजरमेंट, है ना। हम कहेंगे भाई मेजरमेंट एंटर कर दो, या एंटर मेजरमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लोग इनपुट ले लेंगे, कौन से वेरिएबल के अंदर, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन्होंने वेरिएबल मेंशन किया है, अच्छा वेरिएबल जब मैं लिखूंगा तो मैं रेड से लिख लेता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैंने क्या किया है। मेजरमेंट के अंदर हमने ले लिया इनपुट, और उसके बाद हम वापस आए, हमने कहा कि मिसाल के तौर पे हमने कहा आउटपुट प्लीज री एंटर, दोबारा एंटर करो। क्यों कहा, क्योंकि वी एज्यूम कि हम लोगों ने दो दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, सही है, हमने एज्यूम यही किया हुआ है